हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जनहित और लोकहितवाद की। इसके पहले पुलिस प्रणाली का वीडियो पड़ चुका है, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से कम 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। किससे? तो मानसिक अभिरुचि से। ठीक है, उसमें भी पुलिस व्यवस्था से संबंधित कम से कम 10 प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो हमारा आ चुका है, उसको आप देख लीजिए। 90 प्लस प्रश्न हैं और आज के इस वीडियो में आपको 3 चैप्टर ख़त्म देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जनहित का सामान्य उद्देश्य क्या है? जनहित, जनहित का मतलब क्या होता है? जनता का हित। तो जनता का हित, ठीक है, तो यहाँ पर जनता किस में होती है? तो समाज में होती है। तो यहाँ पर सामाजिक आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के संविधान में जनहित से संबंधित जो प्रावधान है वह किस में है? तो भारत के संविधान में जनहित से जो प्रावधान है, ठीक है, जनहित का जिक्र किया गया है, वह मूल अधिकार में किया गया है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वाद में यह कहा गया है कि व्यक्ति में विधिक व्यक्ति शामिल है। किसी वाद में कहा गया है कि व्यक्ति में विधिक व्यक्ति शामिल है, वह कौन सा वाद है? तो चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि उच्चतम न्यायालय समय समय पर जनहित के विभिन्न मुद्दों पर सरकार को हितों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी करती रहती है। तो जो है सार्वजनिक हितों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी करती रहती है जो उच्चतम न्यायालय है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, जनहित का संबंध मानवीय हितों से नहीं है, तो ये तो गलत है। भारतीय संविधान में जनहित स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु जनहित के महत्व को समझाते हुए इसमें अभिवृद्धि के लिए व्यापक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि जनहित की अवधारणा, ठीक है, जनहित की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको सफल बनाने के लिए आवश्यक है? तो जनहित की जो अवधारणा है वह समाज की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए, प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए, लोकहितवाद को सफल बनाने के लिए, यहाँ पर ये सभी ऑल ऑफ द अबव, जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना को जो है आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं, उस ऑप्शन के थ्रू आपका आंसर निकल के सामने आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना घटी थी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आया था? आपातकाल आया था। ठीक है, सबसे पहले आपातकाल आया था। कब आया था? 1975 में आया था। ठीक है, और उसके बाद जो है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, यह कब आया था? तो 1979 में आया था। 1979 में आया था। ठीक, और उसके बाद MC मेहता बनाम भारत संघ आया था। यह कब आया था? तो 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। तो यहाँ पर ACB किस में है? तो ऑप्शन डी में आपका है, इसलिए ऑप्शन डी आपका जो है वह क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा अधिवक्ता जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी याचिकाओं में प्रमुख है अभियुक्त प्रतिनिधियों को सांसद पद से खारिज करना, दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाना इत्यादि। तो यह किसमें है? तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी वाद में कहा गया है। किसमें? तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी, ठीक है, इन्होंने यह दायर किया था, क्या? खारिज करना। किससे? सांसद पद से खारिज करना, दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाना इत्यादि बातें इसमें की गई हैं। और इसको जो है उच्चतम न्यायालय में कौन लेकर आया था? तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी लेकर आई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नवा प्रश्न है कि किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर किया है, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है, जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जो है क्या कहा जाता है? तो
पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं। ठीक है, और उनमें भी प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा जो है विचाराधीन कैदी मामला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, यह एक जनहित याचिका मामला था? नहीं, गलत है। यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए, नागरिक बनाम असम राज्य, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए क्या कहता है कि गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो यहाँ पर देखिए गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जो है कौन सी याचिका दायर की गई थी? तो एमसी बनाम, ठीक है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन जो सी है वह आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है 12 नंबर कि किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, जो ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो है जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में जो कथन है वह दोनों सही है। कौन सा? तो न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन कर सके और रिपोर्ट जमा कर सके। दूसरा पॉइंट है कि समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटारा भी कराए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इंदिरा शाहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका यानी कि PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि, तो जो ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 14 नंबर है त्वरित न्यायालय। ठीक है, त्वरित न्याय का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक हित याचिका के तहत दायर किए गए किस वाद में यह वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर है यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से जो है किस पर जनहित याचिका मामलों के लिए विचार नहीं किया जाता है? किस पर? तो यहाँ पर मकान मालिक किराएदार मामले पर जो है क्या जनहित याचिका मामलों को विचार नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है ABC तीनों है ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर दूसरा है सेवा मामले, पेंशन और ग्रेच्युटी से जो है संबंधित मामले पर भी विचार नहीं किया जा सकता है और पारिवारिक पेंशन पर भी जो है विचार नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए है 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित याचिका को न्यायालय जा सकता है? जनहित या जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो जो अनुच्छेद आपका 226 है, इसके तहत कोई भी जनहित या जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय में शरण ले सकता है या न्यायालय जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है, जनहित याचिका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका, ठीक है, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? तो एक पोस्ट कार्ड को रिट याचिका के रूप में माना जा सकता है, यह सही है। जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ही दायर की जा सकती है, यह भी सही है। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी, पी और क्यू दोनों सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर है कि ए और बी दोनों ही नहीं सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है। इनमें से ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें जनहित याचिका जो है वह दायर की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ राज्य की सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग जो है प्रभावित होते हैं, वहाँ पर और जो है सड़कों, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए, ठीक है, और जो है ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाता है। PQR जो है सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखिए कि अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए के द्वारा जो है आदेश पारित होना चाहिए। तो जो है रजिस्ट्रार के द्वारा जो है आदेश पारित होना चाहिए अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर की जा रही हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस कंपनी के खिलाफ उसकी एक कैंसर की दवा की पेटेंट याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता को बल मिला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है नोवार्टिस से यह करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से जो है कौन सी जनहित याचिका के जरिए नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देशों इत्यादि की मांग की गई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है देविका विश्वास बनाम भारत संघ, यह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्या कहता है। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है। तो जनहित याचिका केवल एक राज्य, केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों आदि के खिलाफ ही दायर की जा सकती है। यहाँ पर ऑप्शन जो है यह भी सही हो जाता है। और उसके बाद जो है निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिका में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों में से जो है कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है कि जनहित याचिका मामले पर न्यायाधीश निर्णय के संबंध में निम्न में से जो है कौन सा कथन करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, यानी कि जो है एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। यह सही है। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में, ठीक है, एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। 25 क्वेश्चन देखिए कि किसी रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन जो है रिट याचिका जो है किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करता हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है आपका वह सही हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में दायर जनहित याचिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वह करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन केवल क्यू सही है। क्यू में क्या है कि एक जनहित याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दानों पर आयकर छूट पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है वह आंसर डी करेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो डी है आंसर वह क्या है, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी में आपका आ जाता है कि क्या जनहित याचिका को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जा सकता है। तो जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति हो, संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन से हुई जन क्षति हो,
ठीक है, और जो है कानून के उल्लंघन से जो है हुई जन क्षति हो, इन सभी को दायर किया जा सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी परिस्थिति में स्वयं को पाते हैं जहां एक ओर तो जनहित के प्रभावित होने का प्रश्न है, तो वहीं दूसरी ओर कानून का अनुपालन खतरे में है। ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली तर्कसंगत जो कार्यवाही है वह क्या होगी? तो वह जो कार्यवाही होगी हमारी, वह पूरे मुद्दे की गहराई से जांच करके मध्य मार्ग तलाश करेंगे जहां जनहित को न्यूनतम प्रभावित करते हुए कानून की रक्षा की जा सके। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सामाजिक हितों की बहाली के लिए कानून और दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को क्या करना चाहिए? तो अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है कि पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहार कुशल होना चाहिए। ऐसे में वह कौन सा व्यवहार होगा जो उपर्युक्त कथन को वास्तविकता में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है, वह भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन जो करेक्ट होता है वह आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। क्या कि पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली से भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का आधुनिकीकरण किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर है, पुलिस के लिए जनहित से निम्नलिखित में से जो है क्या परिलक्षित होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, उन सभी मुद्दों और संदर्भों की रक्षा करना जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर है, बहुधा यह देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णयों में गरीबों, शोषितों तथा उपेक्षित समूहों के हित प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य क्या है? तो अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रखना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं होती है, वह कौन सी जिम्मेदारी है जो प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं होती है? तो आर्थिक विकास होता रहे यह सुनिश्चित करना, यह जो है पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और जनहित से संबंधित आखिरी प्रश्न है देखिए कि निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार का कार्य या व्यवहार करने से जनहित की पूर्ति होती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, ठीक, ऑप्शन डी क्या है कि जनहित एक व्यापक संकल्पना है। एक पुलिसकर्मी द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए जाने से जनहित की पूर्ति होती है। वो कौन से कार्य हैं? एक पुलिसकर्मी द्वारा अपनी महिला सहकर्मियों के साथ लैंगिक व्यवहार करने से, एक पुलिसकर्मी द्वारा निरंतर सीख कर अपने कौशल का विकास किए जाने से, एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने अच्छे और कुशलतापूर्व जो है व्यवहार के द्वारा जनता में पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के प्रयासों से। तो यहाँ पर जनहित जो मामला था, ठीक है, सामाजिक हित जो चैप्टर था समाज हित, वह कंप्लीट होता है। चलिए हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं कि कानून एवं शांति व्यवस्था। तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न आएगा कानून एवं शांति व्यवस्था से। तो यहाँ पर 22 प्रश्न में से जो है आपका एक प्रश्न कन्फर्म है आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्न आपके बनते हैं और उनके उत्तर जो बनते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए प्रतिभूति वर्णित है, तो किस धारा में वर्णित है? तो धारा 106 में वर्णित है दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए प्रतिभूति। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, यदि कोई जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता और लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तब उस सशस्त्र बल द्वारा तितर बितर करा सकेगा तो कौन करा सकेगा? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट करा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून व न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेष समस्या क्या है? तो भारत में कानून एवं न्याय की जो प्रमुख समस्या है वह भ्रष्टाचार एवं जो है अपराध है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि आपका पड़ोसी ऊंची आवाज़ पर संगीत चलाता है जिससे आपको परेशानी होती है, आपने समस्या को उसके
ध्यान में लगाया है या लाया है, लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। आपको क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके साथ सीधे तौर पर चर्चा करनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कोशिश की जानी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपने शॉपिंग मॉल से एक खोया हुआ पर्स पाया, आप क्या करेंगे? तो हमने जो है शॉपिंग मॉल से एक खोया हुआ पर्स पाया, तो हम उसको क्या करेंगे? पर्स को मॉल के सुरक्षा कर्मी को सौंप देंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पीस डे जो है वह 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह सही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 21 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 to 7 नंबर है यहाँ पर, 7वां प्रश्न यहाँ पर है कि आप एक जो है, ठीक है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं। आपके क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव, बलवा अथवा शांति नष्ट होने का युक्त संदेह है। साथ ही इस प्रकार की घटना को रोकने हेतु आपके पास पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका सी है, क्या कहता है कि निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार का आवेदन करना चाहिए कि वह आसपास के इलाकों से आपके क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिस बल उपलब्ध कराने संबंधी आदेश जारी करें। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग की दशाओं और अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही होता है और यह क्या कहता है कि कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा थाने का भार साधक अधिकारी इस आशय का आदेश दे सकता है, भार साधक अधिकारी की गैर मौजूदगी में उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी भीड़ को तितर बितर करने का समादेश जारी कर सकता है। भीड़ के जमाव के रूप में न्यूनतम 5 अथवा अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में भीड़ द्वारा उपद्रव मचाकर लोक शांति के विरुद्ध खतरा पैदा कर दिया जाता है। परिस्थिति ऐसी है कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं कर पाते और स्वविवेक से भीड़ को तितर बितर करने हेतु बल का प्रयोग कर देते हैं। बल प्रयोग की कार्यवाही के दौरान ही मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? तो यहाँ पर जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना साध्य होने के बाद उनसे संपर्क करके मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि धारा 144 के विषय में कौन सा कथन सही है? तो धारा 144 के विषय में यहाँ पर हम देखते हैं तो जो ऑप्शन डी है हमारा क्या कि चूंकि इस धारा 144 के अधीन कार्यवाही आत्यंतिक और एक पक्षीय भी हो सकती है, इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यवाही केवल तब की जा सकती है जब आपात अचानक आया हो और उसका परिणाम पर्याप्त गंभीर हो। इसके विषय में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 का न्यायिक परिनिरीक्षण भी किया जा सकता है। ऐसा कोई भी साधारण प्रस्थाप्य नहीं है जो धारा 144 के प्रवर्तन की मात्रा तथा उसकी प्रभावकारिता को सुनिश्चित कर सके। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय आयोजन में उत्तेजित भीड़ द्वारा चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और मॉब लिंचिंग का प्रयास किया जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो निष्पक्ष न्याय एवं सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भीड़ से हर हाल में उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, चाहे भीड़ को तितर बितर ही क्यों न करना पड़े। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको आगामी लोकसभा चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो अपने क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आज्ञा से सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 30 नंबर क्वेश्चन,
एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से जो है किसकी प्रासंगिकता जो है सर्वाधिक कम रहेगी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, व्यक्तिगत आकांक्षा जो है आपकी जो है सर्वाधिक कम रहेगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी एक थाने में तैनाती के दौरान आपको सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए एक उग्र धार्मिक रैली की योजना का पता चलता है। तो आपको यहाँ पर जो है क्या करना होगा? निषेधाज्ञाओं को अथवा आदेश प्रतिबंधों को समझने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लोक शांति हेतु महत्वपूर्ण घटक या घटकों की पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। लोक शांति हेतु जो महत्वपूर्ण घटक है वह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आपसी सद्भाव होना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, संविधान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजनीतिक गुटों के बीच में हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। इनमें से एक गुट को जो है सत्तासीन पार्टी का समर्थन प्राप्त है। प्रभारी अधिकारी के रूप में आप जो है क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो है प्रभारी अधिकारी के रूप में हम तत्काल से, ठीक है, तत्काल प्रभाव से उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का भी प्रयोग निसंकोच करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्राधिकार अंतर्गत एक रिहायशी कॉलोनी के दो समुदायों के मध्य एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो है दोनों समुदायों के मध्य मध्यस्थता के माध्यम से तार्किक संवाद कायम करना चाहिए, जहां अन्य लोगों के विचारों को भी सुना जा सके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो कौन सा सही है? तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है, यह भी सही है। कानूनों की क्रियान्वयन हेतु देश की पुलिस व्यवस्था सबसे बड़ी जवाबदेह संस्था है, यह भी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, यह भी सही है। राज्य सरकारें ही पुलिस व्यवस्था के संबंध में कानून बनाती हैं, यह सही है। तो उपरोक्त डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करती है, ताकि देश में कानून और शांति व्यवस्था बनी रह सके। यह एजेंसी किस मंत्रालय अथवा राज्य सरकार की नोडल एजेंसी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका गृह मंत्रालय की नोडल एजेंसी है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पर लास्ट पेज है इस चैप्टर का। तो देखिए, हमारे देश में सभी मुद्दों पर बेहतर कानून होने के बाद भी कई बार कानून और शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त के लिए जो है जिम्मेदार कारण या कारणों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं कारण, उनमें आपके करेक्ट हो जाते हैं सही ढंग से परिपालन न होना, यह भी सही है। राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वार्थ का हावी होना, यह भी सही है। कुछ व्यक्तियों की स्वाभाविक आपराधिक प्रवृत्ति है, यह भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कानून एवं शांति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं संवेदनशील मुद्दा है। बिना कानून एवं व्यवस्था के किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उपरोक्त संदर्भ के प्रथम प्रहरी के रूप में किसे आप जो है अपने पद के लिए सर्वप्रथम गुणी मानते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है संविधान के प्रति निष्ठा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आखिरी प्रश्न है,
आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विशेष अभियान जो केंद्र सरकार की एक योजना के घटक के रूप में आपके क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है के प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है। बढ़ते आक्रोश से शांति भंग की पर्याप्त आशंका है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो आपको जो है क्षेत्र के लोगों से सार्थक संवाद स्थापित कर यथाशक्ति योजना की जानकारी देते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। साथ ही इस प्रकरण की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी अविलंब भेजनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा शांति व्यवस्था से संबंधित प्रश्न था कंप्लीट होता है। हम चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव। यह भी आपके पुलिस एग्जाम में यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो सांप्रदायिक सद्भाव से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप एक ऐसी जगह नियुक्त हैं जहां हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग रहते हैं, आप सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बनाएंगे। तो हम जो सांप्रदायिक सद्भाव बनाएंगे दोनों को एक साथ बैठाकर समझाएंगे और भय भी दिखाएंगे। ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वर्णित है, किसमें वर्णित है। तो अनुच्छेद 25 से 28 में जो है वर्णित किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक सद्भाव क्या है। सांप्रदायिक सद्भाव क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है विभिन्न धर्म मानने वालों के बीच जो सद्भाव होता है उसी को सांप्रदायिक सद्भाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आप एक हिंदू हैं, एक मुस्लिम से हिंदू की लड़ाई हो जाती है तो आप क्या करेंगे। तो कानून का पक्ष लेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिकता की दृष्टि से अति संवेदनशील है। सांप्रदायिकता की दृष्टि से अति संवेदनशील शहर कौन सा है इनमें से, तो अलीगढ़। यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कि हिंदू पुलिस सब इंस्पेक्टर होने के नाते सांप्रदायिक दंगे में आपकी भूमिका क्या होगी। तो हमारी जो भूमिका होगी समानता का व्यवहार करना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम पुलिस सब इंस्पेक्टर होने के नाते सांप्रदायिक दंगे में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। तो मुस्लिम पुलिस सब इंस्पेक्टर होने के नाते सांप्रदायिक दंगों में हमारी जो भूमिका होनी चाहिए समानता का व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपके मन में सामाजिक सद्भाव एवं न्याय की भावना है तो आप जो है क्या बनना पसंद करेंगे। क्या बनना पसंद करेंगे, सामाजिक सद्भाव की भावना यदि आपके अंदर है तो। ठीक है, क्या बनना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम क्या बनना पसंद करेंगे, पुलिस अधिकारी। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कस्बे में सांप्रदायिक तनाव हो जाए तो आप जो है बतौर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है क्या करेंगे। तो हम जो करेंगे गांव वालों को समझाकर तनाव को कम करेंगे। यह ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव या शत्रुता का कारण होता है तो वह कौन सा कारण होता है। तो आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण एवं जो है दुष्प्रचार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान अपने संपूर्ण लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा ली गई सभी नीतियां निम्नलिखित में से जो है इस एक को छोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई थी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी 1956 में भाषाई असमंजस्यता के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों का गठन किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जो है वह 1996 में जो है क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है कि निम्न में से जो है किसने कहा है भारत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। हम साथ कार्य करते हैं और सदियों से एक साथ रहते आए हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है रतन टाटा। यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और इसे मजबूत करने में प्राथमिक भूमिका जो होती है वह किसकी होती है। तो प्राथमिक भूमिका जो होती है सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में प्रत्येक
नागरिक की, चाहे वह अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किसी भी भूमिका में न हो। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुभाषी और बहुधार्मिक क्षेत्र में आप एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात हैं। आपको सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयासों से जुड़ी एक खुफिया सूचना अपने विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त होती है। इस संदर्भ में आपको यह कदम नहीं उठाना चाहिए। कौन सा कदम नहीं उठाना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, इस सूचना को आप गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही करेंगे। जी करेंगे। इस सूचना को अफवाह का रूप लेने के रोकने के लिए आप हर संभव कदम उठाएंगे। तो यहाँ पर यह भी सही हो जाता है। आप सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर सजगता से निगरानी रखेंगे, यह भी सही हो जाता है। और यहाँ पर जो है आप एक ऐसे असामाजिक तत्वों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हुए कार्यवाही करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका वह डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि आप सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। इस संदर्भ में आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो सी है हमारा वह करेक्ट होता है। आपको केवल बहुसंख्यक समुदाय के सभी सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेना चाहिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं। सांप्रदायिक दंगों को होने से रोकने के लिए आप क्या कदम नहीं उठाएंगे? तो कौन सा कदम नहीं उठाएंगे? तो आप अपने इलाके या कार्य क्षेत्र का सावधानी पूर्वक जो है विश्लेषण करेंगे। तो जी करेंगे। ठीक है। आप नियमित रूप से अपने कार्य क्षेत्र की प्रोफाइलिंग करते रहेंगे। जी करेंगे। ठीक है। आप अपने इलाके में एक निजी सशस्त्र बल जो है तैयार करेंगे ताकि सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में दंगों पर नियंत्रण पाया जा सके। तो यही चीज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है। आप अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे स्थानों, इमारतों और आयोजनों की जो है पहचान करके रखेंगे जो सांप्रदायिक नज़रिए से जो है अधिक संवेदनशील है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी था वह करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिक रूप से जो है संवेदनशील एक मामले में उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है। आप धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। ऐसे में आपकी सर्वोपरि चिंता क्या होनी चाहिए? तो हमारी जो सर्वोपरि चिंता होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका कि आपका पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का फैसला कुछ भी आए, आपके इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं। आप कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो यहाँ पर देखिए हम जो है सुनिश्चित करेंगे कि आस्था के स्थलों को कोई नुकसान न पहुंचे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा समाज में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सांप्रदायिक जो है सद्भाव द्वारा समाज में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए हम जो प्रयास करेंगे वह जो है यहाँ पर करने वाले हैं क्या कि उपरोक्त सभी बातें आपके कार्य और व्यवहार को निर्देशित करें। आप ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है कि एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा ना करें। तो हमेशा सभी संबंधित पक्षों को अपने विचार व्यक्त करने का समान अवसर प्रदान करें। जी हाँ, यह तो सही है। उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ सबूतों को ध्यान में रखकर सही और वस्तुनिष्ठ निर्णय लें, यह भी सही है। ठीक है। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, मान्यताओं और विचारों को सर्वोपरि रखें, यह गलत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर सी हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है 22 नंबर की राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऐसे अपराधों की जांच राज्य पुलिस के स्तर पर ही सर्वोत्तम प्रकार से की जा सकती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है 3 चैप्टर को कंप्लीट किया। ठीक है। एक में जो है 35 क्वेश्चन, एक में 22 क्वेश्चन और तीसरे में भी 22 क्वेश्चन। इन सभी का सलूशन देखा। ठीक है। यहाँ से आपके जो है कई सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।